पाबंदी लगाने के दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है टैरिफ, माने टैक्स लगा दिया, इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि अमरीकी संतरा भारत के संतरे से सस्ता ना बिक पाए, इतना टैक्स लगा दो, तो उसको कहते हैं टैरिफ बैरियर, ताकि अमरीकी संतरा भारत में बिकने के लिए ना आए। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। वो क्या होता है, अगर अमेरिका ने बहुत जोर डाला और भारत सरकार को कन्विंस कर लिया, तो भारत सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, साल में 10 किलो संतरा अपना तुम भारत में बेचो, 10 किलो से 1 किलो भी ज्यादा हुआ तो हम फिर पाबंदी लगा देंगे। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो दो तरीके से बाहर से आने वाले सामान को रोका जाता है किसी भी देश में। भारत भी रोकता है, पाकिस्तान भी रोकता है, अमेरिका भी रोकता है, फ्रांस भी रोकता है, जर्मनी भी रोकता है। हर एक देश अपने बाजार में आने वाले विदेशी सामान को रोकने के लिए ये दो ही रास्ते अपनाता है, या तो वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाता है, या तो उसके ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लगा देता है कि वो महंगा हो जाए। ये तरीके से अमेरिका और यूरोप के देशों का सामान भारत में रोका जाता था। इन देशों ने क्या सोचा कि अगर हम ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन और टैरिफ बैरियर दोनों समाप्त करा लें, तो फिर भारत या भारत जैसे तमाम देश हमारा कोई माल रोक नहीं पाएंगे अपने बाजार। हम जितना चाहेंगे उतना माल भारत और यूरोप में, भारत और भारत के पड़ोसी देशों में बेच पाएंगे। उनके यहाँ परेशानी क्या है, मैंने आपसे कहा कि माल का उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन उसका है नहीं। अब जब उत्पादन ज्यादा होता है और उपभोग कम होता है, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में एक संकट आता है, उसको कहते हैं मंदी, रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी। तो ये यूरोप और अमेरिका के देशों में चलती है भयंकर आर्थिक मंदी, और मंदी का कारण यह है कि उनके यहाँ पैदा हुआ माल ज्यादा उनके यहाँ बिकता नहीं, और दूसरे देशों में भी बिकने की गुंजाइश नहीं। तो माल तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन उत्पादन तो होने से कोई लाभ नहीं, उपभोग होता नहीं है, तो उसमें से जो लाभ आना चाहिए आता नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि अपने देश की जो मंदी है उसको दूर करने के लिए हम भारत जैसे तमाम देशों में, जहां पर बाजार बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है, 103 करोड़ की लोक संख्या हमारी, चीन की 140 कोटि की लोक संख्या, और चीन और भारत को मिला दें तो आधी दुनिया, 140 कोटि और 103 कोटि, तो 243 कोटि हो गया, लगभग आधी दुनिया हो गई। और फिर हमारे पड़ोसी देशों को देखें, इंडोनेशिया 18 कोटि का देश, पाकिस्तान 14 कोटि का देश, 18 कोटि के यूरोप में कोई देश नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, यूरोप का सबसे बड़ा देश है जो ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी 6-6, 7-7 कोटि से नीचे के हैं, लेकिन एक ही देश है 18 कोटि का, इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर फिलीपींस, फिर थाईलैंड, फिर ये सब देश। तो ये सब जो एशिया के देश हैं, अगर एशिया को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये दुनिया का, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका के देश देखो, नाइजीरिया 19 कोटि का देश, सूडान, लीबिया 12-13 कोटि के देश, और नीचे आ जाइए साउथ अफ्रीका 11 कोटि का देश। तो ये अफ्रीका और एशिया के देशों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो 3/4 दुनिया तो यही है, और यही 3/4 दुनिया के बाजारों में यूरोप और अमेरिका का माल ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए। ये इसके ऊपर टैरिफ बैरियर ना लगाएं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, ये 1986 में यूरोप और अमेरिका की सरकारों ने आपस में बैठ के तय किया कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि हमारे माल पर कोई रोक टोक ना लगे, इन देशों में आसानी से जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोलना शुरू किया कि गेट के नियम चेंज करो, गेट के कानून चेंज करो, नियम चेंज करो, पुराने हो गए हैं, 30 साल पुराने हो गए, 35 साल पुराने हो गए, 40 साल पुराने हो गए। नियम कभी बने थे? 1948 में, और बात शुरू हो गई 1986 में। तो इन्होंने बोलना शुरू किया बहुत पुराने हो गए, बदल करो बदल करो बदल करो। तो गेट में आपस में मिलके एक तय कर लिया कि हम अब पुराने नियम बदलेंगे। तो पुराने नियम बदलेंगे तो नए नियम बनेंगे, तो नए नियम बनाने के लिए एक समिति बनाओ। तो एक समिति बनाई गई, उस समिति का अध्यक्ष एक व्यक्ति को बनाया गया, उसका नाम था आर्थर डंकल। वो उस समिति का अध्यक्ष बना, और उसने अपने समिति में काम करने के लिए 20-25 लोगों को चुन लिया कि ये मेरे साथ काम करेंगे। तो वो समिति बन गई, समिति ने काम शुरू किया। समिति ने 1986 में जब ये काम शुरू किया तो दुनिया के सभी देशों के लिए एक प्रस्ताव बना दिया, एक ड्राफ्ट बना दिया। उसी का नाम हो गया डंकल ड्राफ्ट। बाद में उसका नाम हो गया गेट एग्रीमेंट।
और 1 जनवरी 2005 से उसका नाम हो जाएगा WTO एग्रीमेंट। जब ये लागू होगा तो अब इसका नाम होगा WTO एग्रीमेंट। ये 3 पड़ाव इसके थे। पहले ये था गेट करार, उसके पहले था डंकल प्रस्ताव, अब हो जाएगा WTO एग्रीमेंट। तो ये जो प्रस्ताव बना आर्थर डंकल के द्वारा, इसमें बाद में कुछ और भी जोड़ हुआ, कुछ घटाव हुआ, तो प्लस माइनस होता रहा। अभी ये फुल फ्लेज होके आ गया है और वही मेरे हाथ में है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। ये जो इन्होंने बना दिया है प्रस्ताव, यूरोप और अमेरिकी देशों के सरकारों के कहने पर आर्थर डंकल और उसके सहयोगियों ने जो प्रस्ताव बना दिया है, इसमें लगभग 2000 शर्तें हैं और इसकी शर्तें बड़ी विचित्र विचित्र हैं। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भारत सरकार ने किया 15 दिसंबर 1994 को। भारत के बाद इस पर हस्ताक्षर किया अमेरिका ने। हां, एक बात जो किसी के ध्यान में नहीं है, गेट करार पर, डंकल प्रस्ताव पर, WTO एग्रीमेंट पर भारत सरकार ने पहले हस्ताक्षर किया है, अमेरिका ने उसके बाद किया है। और अमेरिका के बाद यूरोप के देशों ने किया है। सबसे बाद में इस पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे बड़ा देश है चीन। चीन ने अभी मुश्किल से 2 साल पहले इस पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने तो 1994 में किया, अमेरिका ने 1995 में किया, यूरोप के देशों ने 1996 के बाद में किया। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भारत ने पहले हस्ताक्षर किया, अमेरिका ने बाद में क्यों किया? अमेरिका के मन में पहले से एक बहुत बड़ी साजिश थी, योजना थी चोरी करने की, बेईमानी करने की, इसलिए उसने भारत को पहले प्रेशराइज किया, तुम हस्ताक्षर कर दो। जब भारत की ओर से यह बात अमेरिका की तरफ कही गई कि भाई आप भी तो करो, तो उन्होंने कहा हम तो कर देंगे, तुम पहले कर दो। हाँ, हम तो कर देंगे। और भारत की सरकार इसमें फंस कैसे गई हस्ताक्षर पहले करने में? आप याद करिए 1991 में भारत में जब सरकार बनी थी तो भारत की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब हालत थी कि हमारे देश का सोना गिरवी रख के हमने कर्ज लिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से। 47 मीट्रिक टन हमने सोना गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो होता है, 47,000 किलोग्राम सोना हमने गिरवी रखा था। 1 किलो सोना लगभग इस समय 7 लाख रुपए के आसपास है। आप कल्पना कर सकते हैं हमने कितना देश का धन गिरवी रखा था। हालत बहुत खराब थी, हमने कर्जा लिया था, सोना गिरवी रखा था। उसी समय अमेरिकी और यूरोपियन देशों को मौका मिल गया। मौका क्या मिल गया? हमने इन देशों की तरफ भी हाथ फैलाया था कर्जे के लिए, तो इन्होंने कहा तुमको कर्जा चाहिए तो गेट करार साइन कर दो, पहले WTO साइन कर दो। तो भारत सरकार को कर्जे के लालच में फंसाकर इन्होंने ये हस्ताक्षर पहले करा लिया। अच्छा, मजे की बात क्या हुई, एक और इंटरेस्टिंग बात जो शायद आप नहीं जानते, जैसे ही भारत ने हस्ताक्षर किया, दुनिया के 77 देशों ने अगले ही दिन हस्ताक्षर कर दिया। हाँ, 77 देशों ने अगले ही दिन कर दिया। भारत ने 15 दिसंबर को किया 1994, 16 दिसंबर 1994 को दुनिया के 77 देशों ने हस्ताक्षर किया। ये देश कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कीनिया, सोमालिया, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, ये सब देशों ने किया। जब इन देशों से यह पूछा गया कि तुमने हस्ताक्षर क्यों किया, तो उन्होंने कहा जी भारत ने किया तो हमने कर दिया। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट उनका यही कहना था, जी भारत ने किया तो हमने कर दिया। तो भारत ने क्या किया और तुमने क्यों किया? तो वो कहते थे जी भारत सरकार ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, हमको इसमें सोचने की भी फुर्सत नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अच्छा, इन सब देशों ने ये जो कहा इसमें उनका कोई दोष नहीं है। कारण क्या है कि ये जो 77 देश थे ना, इनका लीडर था भारत। हाँ, ये देशों को दुनिया में कहा जाता है G77। तो ये जो G77 थे, इनका था लीडर भारत। 94 में भारत G77 का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था। तो जब प्रेसिडेंट ने साइन किया तो नीचे मेंबर तक सबने साइन कर दिया। इन्होंने ना सोचा ना विचारा कि हमको क्या होगा, हमको क्या होगा, हमको क्या होगा। उन्होंने क्या कहा, जो भारत को होगा वो हमको होगा, ऐसा हो गया। बाद में G77 के देशों के कोने जब इसको देखना, पढ़ना, समझना शुरू किया, तब उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। और अब यही G77 में
25-26 ऐसे देश हैं जो गेट को रद्द करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनमें एक है सोमालिया, एक है इथियोपिया, वेस्ट इंडीज बहुत छोटा सा देश है, देश नहीं कहना चाहिए, द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज, वो बहुत बड़ा अभियान चला रहा है गेट को रद्द होना चाहिए। और लास्ट कॉन्फ्रेंस जब हुआ था गेट का, तो सबसे बड़ा विरोध उन्होंने ही किया था, वेस्ट इंडीज के प्रतिनिधियों ने। अब वो कह रहे हैं कि भाई धोखा हो गया, हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, समझा नहीं, हम तो भारत के ऊपर निर्भर थे, भारत की सरकार ने भी ना देखा, ना सोचा, ना समझा, साइन कर दिया। भारत की सरकार का प्रॉब्लम क्या था? बेगर्स हैव नो चॉइस, साइन करो। हमको कर्ज लेना है तो कर्ज की शर्त लगा दी उन्होंने, शर्त लगा दी तो ये साइन कर लिया। अब जब भारत ने हस्ताक्षर कर दिया, उसके बाद अमेरिका ने हस्ताक्षर किया, क्यों वो आपको मैं बताता। अमेरिका ने क्या किया कि जैसे ही हस्ताक्षर हुआ उसके तुरंत बाद अमेरिका ने अपना संविधान में परिवर्तन कर लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंज किया। और ये चेंज किया बिल क्लिंटन ने, बिल क्लिंटन के समय में, बिल क्लिंटन ने नहीं, अमेरिका की संसद ने चेंज, उन्होंने परिवर्तन क्या किया, अमेरिकी संविधान में एक प्रावधान डाल दिया जो पहले नहीं था, 1994 के पहले वो नहीं था। 1994 में उन्होंने एक प्रावधान डाल दिया कि आज के बाद, माने जिस दिन अमेरिका के संविधान में ये संशोधन हो रहा है, आज के बाद अमेरिका की संसद का बनाया हुआ कोई भी कानून दुनिया की सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के ऊपर होगा। इसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा, ऑलवेज अमेरिकन लॉ विल प्रवेल, ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रवेल, ऑलवेज अमेरिकन पार्लियामेंट विल बी द सुप्रीम। अर्थात अमेरिकी संसद अगर कोई कानून बनाती है और गेट करार से वो मेल नहीं खाता है, गेट करार और अमेरिकी संसद के कानून में झगड़ा होता है, तो गेट करार का कानून बदल होगा, अमेरिकी कानून बदल नहीं होगा, ये इसका मतलब है। ये उन्होंने परिवर्तन किया। ये परिवर्तन जब उन्होंने किया और इस परिवर्तन को बाद में उन्होंने डलवा दिया, ठीक है, और ये कैसे किया है मैं इसको समझाता हूं। गेट एग्रीमेंट में एक सेक्शन है 102, सेक्शन नंबर 102। वो क्या कहता है मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर आपको उसका अर्थ भी बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू द गेट सेक्शन 102, व्हेन देयर इज अ ट्रेड डिस्प्यूट अंडर गेट, the US law will proceed over GATT। ये डलवा दिया उन्होंने। अब इतने से में ही सारा खेल खत्म हो गया। फिर आगे, the US law will proceed over GATT in every case, not just in some cases, not just in most cases, but in every case। अर्थात गेट करार का कानून और अमेरिकी संसद के कानून का जब भी झगड़ा होगा तो अमेरिकी संसद का कानून ही माना जाएगा, गेट का कानून नहीं माना जाएगा किसी भी केस में, किसी भी क्षेत्र में। ये इन्होंने कर लिया। अगर अमेरिका ये पहले करता 94 के पहले, तो भारत को भी मौका मिल जाता ये करने का, और भारतीय सरकार भी अपने संविधान में संशोधन कर लेती और भारत के संविधान में ये डाल दिया जाता कि भारत का संविधान और गेट करार में जब भी झगड़ा होगा देन ऑलवेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। या हम भी ये कर सकते थे, ऑलवेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोसीड ओवर गेट इश्यूज, हम भी ये कर सकते थे, कानून के लिए कर सकते थे, संविधान के लिए कर सकते थे। अमेरिका ने ये बात अंतिम समय तक छुपा के रखी, चालाकी के साथ ये सब किया कि पहले भारत सरकार ने साइन कर दिया, फिर उन्होंने अपने अमेंडमेंट कर लिया, अमेंडमेंट करने के बाद साइन किया। तो अब अमेरिका के लिए परेशानी कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा परेशानियां हैं वो भारत के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, इंडोनेशिया के लिए, मलेशिया के लिए, सऊदी अरब के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, ओमान के लिए। ये जो छोटे छोटे देश हैं इनके लिए सबसे ज्यादा परेशानियां। छोटे देश किस मामले में? पैसे के मामले में। वैसे तो बहुत बड़े देश हैं। अगर इनके संसाधनों की बात करें तो इनके पास इतने संसाधन हैं जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता। अगर इनके स्किल्ड लेबर की बात करें तो इनके पास इतना स्किल्ड लेबर है जो दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता। रिसोर्सेज की बात करें तो इतने रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो ये देश छोटे हैं, बस एक ही स्थिति में पूंजी कम है, सरप्लस कैपिटल नहीं है, बाकी सब कुछ सरप्लस है हमारे पास, कैपिटल सरप्लस नहीं। और यूरोप और अमेरिका में अगर कोई एक चीज है तो उनके पास सरप्लस कैपिटल है, बाकी कुछ नहीं है।
तो आज जो परिभाषा की जाती है दुनिया में, अमीर कौन है, गरीब कौन है, तो ये कहा जाता है कि जिनके पास सरप्लस कैपिटल है वो अमीर हैं और जिनके पास सरप्लस कैपिटल नहीं है वो गरीब हैं। अगर इस परिभाषा को बदल दिया जाए और ऐसे कहा जाए कि जिनके पास संसाधन सबसे ज्यादा हैं तो वो फिर भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, और जिनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं है वो यूरोप के देश हैं। या इस तरह से परिभाषा किया जाए कि जिन्होंने अपने सारे संसाधनों का नाश कर लिया है वो यूरोप और अमेरिका हैं, और जिनके संसाधन अभी भी बचे हुए हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं। परिभाषा उनकी चल रही है दुनिया में। अमीर और गरीब होने की परिभाषा जो है वो सरप्लस कैपिटल के आधार पर है, पर कैपिटा इनकम के आधार पर है। अगर हम दूसरे तरह से परिभाषा करना शुरू करें तो हम शायद बहुत अमीर होंगे और ये अमेरिका, यूरोप वाले बहुत गरीब होंगे। बायोमास के हिसाब से परिभाषा करें, हम हमारी प्रकृति में मिलने वाली चीजों के हिसाब से परिभाषा करें तो हम शायद सबसे अमीर होंगे, लेकिन परिभाषा वही चल रही। तो इन्होंने किया चालाकी से एक काम संशोधन करने का, संशोधन करके इन्होंने गेट करार साइन कर दिया, और गेट करार साइन होने के बाद अमेरिका और यूरोप की मजे ही मजे हैं, बल्ले ही बल्ले है, और ये जो गरीब देश हैं ये बेचारे मरने की तैयारी में। अब इसमें मुश्किल क्या है, गेट करार के बारे में कोई और बात मैं कहूं और उसके पहले एक बात मैं आपको पढ़ के सुना दूं। इसमें सबसे पहले चैप्टर में, पहले ही पैराग्राफ में, शुरू में ही सबसे पहले एक बहुत महत्व की बात लिखी हुई है। नो सिंगल एलिमेंट ऑफ दिस ड्राफ्ट फाइनल एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीड टिल द टोटल पैकेज इज एग्रीड। No single element of this draft final act can be considered as agreed till the total package is agreed। अर्थात ये पूरे के पूरे समझौते में जब तक सारी शर्तों को आप एक साथ नहीं माने तब तक कोई भी एक शर्त नहीं मानी जाएगी। अर्थात ये जो लगभग 2000 से ज्यादा शर्तें इसमें हैं, ये पूरी की पूरी एक साथ आपको माननी है, तभी गेट करार आपने स्वीकार किया है ऐसा माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अब इसकी शर्तें क्या हैं? शर्तों के बारे में मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बात करता हूं। इसमें सबसे गंभीर जो मुझे तकलीफ देती हैं शर्तें, वो खेती के विषय में है, हमारे देश में किसानों के लिए है। इसमें है एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 50 से ज्यादा शर्तें हैं लगभग। उनमें से एक दो शर्त की बात करूंगा क्योंकि सब नहीं कर सकता, समय बहुत चाहिए। पहली ही शर्त इसमें यह है कि भारत देश जब भी गेट करार साइन किया उस दिन के बाद जब आपका ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाए, तब ग्रेस पीरियड समाप्त हो गया 15 दिसंबर 2004 को, माने 1 जनवरी 2005 इसके लिए शुरू का समय रखा गया। तो 1 जनवरी 2005 से ये शर्तें लागू करनी है। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है, अंग्रेजी में है, बहुत लंबा है, शॉर्ट में, सरल भाषा में, हिंदी में बात करता हूं। पहली शर्त यह है कि आप 1 जनवरी 2005 के बाद भारत के किसानों को, हमारे देश के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब तरह की सहायता बंद करिए। सहायता माने सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। जब भी सहायता की बात की जाएगी तो समाज के द्वारा मिलने वाली सहायता नहीं, सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता। तो भारत सरकार से शेतकरी बांधवों को जो सहायता मिलती है 1 जनवरी 2005 के बाद उसको बंद करिए। कैसे बंद करिए? पहले साल में उसमें कटौती करिए 24%, दूसरे साल में जो बची हुई है उसमें कटौती करिए 24%, फिर तीसरे साल में 24%। ऐसे करते करते 6-7 साल में सारी सहायता बंद करिए। ये सहायता क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं सब्सिडी, हिंदी में कहते हैं सहायता। सब्सिडी शायद आपको जल्दी समझ में आए। तो भारत के शेतकरी बांधवों को मिलने वाली सब्सिडी 1 जनवरी 2000 से खत्म करिए। ये है पहली शर्त। शर्त है खत्म करिए। और कैसे खत्म करिए? जो सहायता भारत के शेतकरी बांधवों को मिलती है उसका 24% पहले वर्ष में कम कर दीजिए, दूसरे वर्ष में जो बचा हुआ है उसका 24% कम कर दीजिए, तीसरे वर्ष में, और ऐसे करते करते 6-7 वर्ष में पूरा खत्म हो जाए। शेतकरी बांधवों को सहायता क्या है हमारे देश में? 2 तरह की सहायता है, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरी परोक्ष, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी। वो क्या है? हमारा कोई भी शेतकरी बांधव कुछ भी बाजार में बेचने के लिए जब जाता है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है हर चीज का। जैसे कापूस का न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम खरीदी मूल्य तय होता है सरकार के द्वारा। उसका अर्थ यह होता है कि इस कीमत से कम कीमत पर कापूस नहीं बिकेगी, नियमितः बिकती है वो एक अलग बात है, कहीं 2100 है, ऐसा है, लेकिन बिक रहा है 1700 रुपए क्विंटल। हो सकता है अगले साल 1500 पे भी ना बिके, 1400 पे भी ना बिके,
तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया सरकार ने वो 1 है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1 होता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के बारे में भारत में मैं